हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 6 पार्ट चैप्टर के अभी तक हम पढ़ चुके हैं और ये है पार्ट 7। चैप्टर में अभी तक हमने क्या समझा? हमने देखा कि किस प्रकार से पुष्प के एंथर यानी कि परागकोश में मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक बनते हैं। कहाँ बनते हैं नर युग्मक? जो एंथर होता है यानी कि जो परागकोश होता है उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बनते हैं और उन्हीं परागकणों के अंदर होते हैं नर युग्मक। मादा युग्मक कहाँ बनता है? पुष्प का जो अंडाशय यानी ओवेरी वाला भाग होता है, तो ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं यानी कि बीजांड होते हैं, बहुत सारे या एक भी हो सकता है। और उस ओव्यूल के अंदर यानी उस बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक यानी भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसके अंदर अंड कोशिका, एग सेल या फिर हम कहें मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो हमने ये समझ लिया था कि कहाँ नर युग्मक बन रहा है और कहाँ मादा युग्मक बन रहा है। फिर होती है पॉलिनेशन की प्रक्रिया यानी परागण की प्रक्रिया, जिसमें नर युग्मक को लेकर परागकण पहुंच जाता है पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक। यहाँ जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करता है पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में, तभी शुरू होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आज के वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इससे द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक अगुणित होते हैं यानी हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से हुआ होता है। युग्मकों का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से होता है यानी कि मियोसिस से होता है, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब यहाँ पर नर और मादा युग्मक मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं और बनता है द्विगुणित यानी डिप्लॉइड जायगोट, या जिसे हम कहते हैं युग्मनज। ये युग्मनज ही आने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो की प्राथमिक कोशिका है। इसी से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास होगा। निषेचन की खोज की थी यानी कि निषेचन घटना को सबसे पहले देखा था स्ट्रॉसबर्गर ने। अब निषेचन की संपूर्ण क्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आता है परागकण यानी पोलन ग्रेन व स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र का संपर्क। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जहाँ पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, वहीं से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही परागकण व स्टिग्मा का कांटेक्ट होता है, सबसे पहले स्टिग्मा द्वारा परागकण की पहचान होती है। परागकण यानी पोलन ग्रेन की सबसे पहले पहचान की जाती है स्टिग्मा द्वारा। पहचान का यहाँ पे मतलब है कि वो पहचानता है कि उसी स्पीसीज यानी जिस स्पीसीज का प्लांट है उसी स्पीसीज का वो पोलन ग्रेन है या नहीं, और वो पोलन ग्रेन फर्टाइल है यानी कि उसमें जीवन अंकुरण की क्षमता है या नहीं। जब उसकी पहचान हो जाती है और पोलन ग्रेन सही पाया जाता है, उसके बाद पोलन ग्रेन के संपर्क में आते ही स्टिग्मा द्वारा शर्करा युक्त तरल का स्रावण होता है। स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है उसके द्वारा एक तरल जिसमें शर्करा मौजूद होती है उसका स्रावण होता है। यहाँ इमेज में समझिए, ये है स्त्री केसर यानी कि गाइनोशियम, और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला ये जो अंडाकार है इसे हम कहते हैं ओवेरी, बीच वाला पार्ट होता है स्टाइल यानी वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला होता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। तो यहाँ वर्तिकाग्र में ही लैंड होते हैं पोलन ग्रेन या परागकण। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर परागकण आते हैं, पोलन ग्रेन पहुँचते हैं। पोलन ग्रेन की संरचना हम जानते हैं। पोलन ग्रेन 2 नाभिकीय अवस्था में यानी कि 2 कोशिकीय अवस्था में पहुँचता है। यहाँ पर एक इसमें होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका, और इसकी जो बाहरी परत कांटेदार होती है उसे हम कहते हैं एक्साइन, जो इसकी सुरक्षा करती है, और अंदर वाली परत होती है इंटाइन। और इसी अवस्था में यानी कि जब इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, इसी अवस्था में ये स्टिग्मा पे लैंड करता है पोलन ग्रेन। इसके बाद क्या होता है, यहाँ स्टिग्मा के द्वारा एक शर्करा युक्त तरल पदार्थ का स्रावण होता है, जिसे जर्मपोर द्वारा पोलन ग्रेन अवशोषित कर लेता है। उस शर्करा युक्त तरल को पोलन ग्रेन अवशोषित कर लेता है अपने जर्मपोर से, जो उस पर छोटा सा छिद्र होता है उससे अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद यहीं जर्मपोर से ही इस परागकण यानी पोलन ग्रेन से पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब का अंकुरण होता है। कैसे, आगे समझते हैं। इसके बाद
परागकण से यानी पोलन ग्रेन से पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब का अंकुरण होता है। ये भी हम समझ गए। और ये अंकुरण दो प्रकार का होता है। ये जो जर्मिनेशन होता है दो प्रकार का होता है। पहला है मोनोसाइफोनस और इसका उदाहरण है पोएसी फैमिली में। अब मोनोसाइफोनस का मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन के किसी एक जर्मपोर से कोई पोलन ट्यूब विकसित हो जाए या फिर अंकुरित हो जाए, कोई एक पराग नलिका किसी जर्मपोर से अंकुरित हो जाए, उसे हम कहेंगे मोनोसाइफोनस अंकुरण। और दूसरा प्रकार है पॉलीसाइफोनस अंकुरण। इसमें क्या होता है, जितने सारे जर्मपोर होते हैं तो एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका अलग अलग जर्मपोर से अंकुरित हो सकती है। इसके उदाहरण है मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में। तो यहाँ पर हम निषेचन का पहला स्टेप समझ गए हैं कि जब परागकण यानी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का संपर्क होता है तो क्या होता है, स्टिग्मा द्वारा एक शर्करा युक्त तरल का स्रावण होता है जिसे जर्मपोर द्वारा पोलन ग्रेन अवशोषित कर लेता है और उसके बाद पोलन ग्रेन के जर्मपोर से ही पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब का अंकुरण होना शुरू हो गया है। यहाँ तक हमने निषेचन के स्टेप को समझ लिया है। आगे क्या होता है, इसके बाद पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब का विकास होता है जो वर्तिका यानी कि इस वाले भाग स्टाइल से वर्तिका से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ये इसके अंदर जो बीजांड है उसके अंदर है एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश। इसमें प्रवेश करेगी अब पराग नलिका या पोलन ट्यूब जिसके अंदर से नरयुग्मक यहाँ तक पहुँचेंगे उस ट्यूब के रास्ते। जो भ्रूण कोश में तीन तरह से प्रवेश करती है। पराग कण से जो पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका अंकुरित होती है वो यहाँ यानी कि भ्रूण कोश तक तीन तरह से पहुँचती है। पहला है चैलेजोगेमी, उसके बाद मीजोगेमी और पोरोगेमी। अब चैलेजोगेमी, मीजोगेमी और पोरोगेमी को समझने से पहले हम बीजांड यानी ओव्यूल के स्ट्रक्चर में दो चीज़ों को समझ लेंगे। एक होता है माइक्रोपिलर एंड और दूसरा होता है चैलेजल एंड। हम जानते हैं कि बीजांड में जिस तरफ छिद्र होता है यानी कि इंटेग्यूमेंट्स या कहें अध्यावरण जिस तरफ बीजांड में खुले होते हैं या जहाँ पर सूक्ष्म छिद्र होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपिलर एंड या बीजांड द्वार। और इसका जो विपरीत सिरा होता है उसे हम कहते हैं चैलेजल एंड। तो अब इसके आधार पर हम समझते हैं कि क्या होता है चैलेजोगेमी, मीजोगेमी और पोरोगेमी। तो जब पराग नली या पोलन ट्यूब अंकुरित होकर इस चैलेजल एंड के द्वारा या इस चैलेजल एंड से होते हुए भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं चैलेजोगेमी। इस प्रकार से ये अंकुरित हुई पोलन ट्यूब और चैलेजल एंड से अंदर आ गई भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में। तो पोलन ट्यूब चैलेजल एंड से अंदर आई, इसे हमने कह दिया चैलेजोगेमी। अब मीजोगेमी क्या होता है? मीजोगेमी होता है जब पोलन ट्यूब अंकुरित होती है, नीचे की ओर बढ़ती है यहाँ और यहाँ बीचों बीच बीजांड या ओव्यूल के बीचों बीच जहाँ पर ये अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ से अंदर प्रवेश करेगी, तब हम उसे कहते हैं मीजोगेमी। यानी कि पोलन ट्यूब का बीजांड के मध्य से होते हुए अंदर प्रवेश करना। इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से आपने देखा कि भ्रूण कोश में प्रवेश किया पोलन ट्यूब ने बीजांड के मध्य भाग से, इसे हमने कहा मीजोगेमी। अब आता है पोरोगेमी। पोरोगेमी क्या होता है? जब पोलन ट्यूब यानी कि पराग नली अंकुरित होती है, इस प्रकार से ग्रोथ करते हुए अंदर पहुंचती है अंडाशय के और यहाँ बीजांड में प्रवेश करती है बीजांड द्वार से, यानी कि जो माइक्रोपिलर एंड होता है उसके बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है। सूक्ष्म छिद्र जो होता है बीजांड में उससे अंदर प्रवेश करती है, उसे हम कहते हैं पोरोगेमी। यहाँ एनिमेशन से देखिए, जब इस प्रकार से होते हुए और बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है पोलन ट्यूब, उसे हम कहते हैं पोरोगेमी। तो यहाँ पर अब हमने समझ लिया है चैलेजोगेमी, मीजोगेमी और पोरोगेमी। चैलेजोगेमी जब पराग नली चैलेजल एंड से अंदर प्रवेश करे, मीजोगेमी जब बीजांड के मध्य भाग यानी कि इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण से होते हुए अंदर प्रवेश करे, और पोरोगेमी यानी कि जब माइक्रोपिलर एंड के बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करे भ्रूण कोश में पहुंचने के लिए। तो ये तरीके हैं जिससे भ्रूण कोश में प्रवेश करती है पोलन ट्यूब या पराग नली। तो अब यहाँ जब ये पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश कर जाती है भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक में, इसके बाद क्या होता है? इस नली से होते हुए मेल गैमिट पहुंच जाते हैं यहाँ फीमेल गैमिट के पास। किस प्रकार से, आगे समझते हैं।
आगे क्या होता है, पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब से होते हुए नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक से मिलते हैं। सहायक कोशिका का तंतु रूप समुच्चय यानी फिलीफॉर्म एपरेटस पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन करता है। इस लाइन को समझिए, ये है भ्रूण कोश। इसको जूम करके देखते हैं तो ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है भ्रूण कोश। इसकी संरचना को हम पहले समझ चुके हैं। फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मादा युग्मकोद्भिद है। इसकी ये 3 कोशिकाएं ऊपर वाली चैलेजल एंड वाली कहलाती हैं एंटीपोडल सेल, बीच में होते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक और नीचे की तरफ होती हैं 2 सहायक कोशिकाएं जिनके बीच में होता है मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका। ये संरचना हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो ये सहायक कोशिकाएं होती हैं नीचे अंड कोशिका के साथ, वो बनाती हैं एक संरचना फिलीफॉर्म एपरेटस यानी कि तंतुरूप समुच्चय। और ये तंतुरूप समुच्चय जो पराग नलिका यहाँ आती है अंदर, उसको गाइड करता है कि किस प्रकार से उसे यहाँ अंदर आना है, जिससे नर और मादा युग्मक यानी कि मेल और फीमेल गैमेट मिल सकें। तो फिलीफॉर्म एपरेटस ने गाइड किया पोलन ट्यूब को कि किस प्रकार से यहाँ एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश में प्रवेश करना है। जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर प्रवेश करती है भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक में, तो दोनों मेल गैमेट पहुंच जाते हैं भ्रूण कोश में। एक नर युग्मक मिलता है अंड कोशिका यानी कि फीमेल गैमेट से और दूसरा नर युग्मक मिलता है ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई से। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जो मेल गैमेट एग सेल यानी अंड कोशिका से मिलता है वो भ्रूण का निर्माण करता है, जिससे नया प्लांट बनेगा। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इस प्रकार एक नर युग्मक ने अंड कोशिका एग सेल से मिलकर बना दिया भ्रूण यानी एम्ब्रियो, और दूसरे नर युग्मक ने ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर बना दिया भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक। अब इस पूरी प्रक्रिया को एनिमेशन से आपको समझाते हैं किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जब परागकण स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर लैंड करता है तो वो 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। जो बड़ी वाली कोशिका होती है, जो बैंगनी कलर के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती है उसे हम कहते हैं जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। अब जैसे ही इस परागकण से पराग नलिका का अंकुरण प्रारंभ होता है, यहाँ नीचे के लिए पराग नलिका बनना शुरू होता है, उसी समय ये जो जनन कोशिका जनरेटिव सेल होती है, ये विभाजित होकर 2 न्यूक्लियस यानी कि 2 नर युग्मकों का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से जब ये नली यानी पराग नलिका नीचे की ओर इस ओवेरी में आएगी नीचे के लिए, तो इसमें 3 केंद्रक होंगे, 2 नर युग्मक होंगे और 1 ट्यूब न्यूक्लियस होगा, यानी 1 न्यूक्लियस हो गया कायिक कोशिका का और 2 नर युग्मक। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे ही पराग नलिका का अंकुरण शुरू हुआ तो 2 नर युग्मक जो बने जनरेटिव सेल से और 1 ट्यूब न्यूक्लियस पहुंच गए इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक तक। जो ट्यूब न्यूक्लियस का काम होता है वो यहीं तक होता है जहां तक एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है पराग नलिका। अंदर केवल 2 नर युग्मक प्रवेश करते हैं। तो एक नर युग्मक मिलता है एग सेल से यानी अंड कोशिका से, और दूसरा नर युग्मक मिलता है ध्रुवीय केंद्रकों से। यहाँ हम उसे देख सकते हैं बड़ा करके कि एक नर युग्मक मिला है अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक मिला है ध्रुवीय केंद्रकों से। सेम संरचना हमने यहाँ उसे जूम करके देखा। तो इस प्रकार जो नर युग्मक अंड कोशिका यानी एग सेल से मिला, उस क्रिया को हमने कहा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। यहाँ आप देख रहे हैं। और निषेचन में क्या होता है, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिला यानी कि मेल गैमिट प्लस एग सेल, तो बनता है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है वो मिलता है ध्रुवीय केंद्रक से। यहाँ आप उसे देख सकते हैं, दूसरा नर युग्मक किससे मिला है, ध्रुवीय केंद्रक से। ये सेम डायग्राम है, बस हमने यहाँ इसे बड़ा करके दिखाया है। तो ये देखिए, दूसरा नर युग्मक मिला ध्रुवीय केंद्रक से, और इस प्रक्रिया को हमने कहा त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। इसको त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, 1 और 2, और तीसरा नर युग्मक। तो कितने केंद्रक मिले यहाँ पर, 3 केंद्रक टोटल मिले, इसलिए हमने इसे कहा ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन। यहाँ पर जो संरचना बनती है ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा वो त्रिगुणित संरचना होती है 3n, जबकि यहाँ पर जो संरचना बनी एक नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से वो द्विगुणित होती है। यानी कि निषेचन में जो संरचना बनती है वो होती है द्विगुणित,
और त्रिसंलयन में जो संरचना बनती है वो होती है त्रिगुणित। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, एक नर युग्मक प्लस 2 ध्रुवीय केंद्रक, तो संरचना बनती है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश का मतलब होता है एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये संरचना पूरी, इस संरचना को हम कहते हैं भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पर जो ट्रिपल फ्यूजन से संरचना बनेगी उसे हम कहेंगे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। ये संरचना आगे अभी हम देखेंगे किस प्रकार से बनती है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 बार फ्यूजन होता है, 2 बार संलयन होता है, एक फर्टिलाइजेशन में और एक ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन में। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक मेल गैमेट एग सेल यानी अंडकोशिका से मिलता है और दूसरा मेल गैमेट जब ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इस घटना या इस फिनोमेना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। तो अब आप पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। आगे देखते हैं, दोहरे निषेचन की खोज नवास-चीन ने की थी। जो ये डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना है इसको ढूंढा था नवास-चीन ने। जबकि निषेचन शब्द की अगर बात होती है कि निषेचन किसने खोजा था, तो वहाँ पर आएगा स्ट्रेसबर्गर, और डबल फर्टिलाइजेशन तो नवास-चीन। और सर्वप्रथम लिलियम एंड फिर टिलेरिया, इन 2 प्लांट्स में निषेचन को खोजा गया था। अब आगे देखते हैं, जैसे जैसे नर युग्मक पराग नलिका में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे नर युग्मक पराग नलिका में आगे बढ़ते हैं, नली में पीछे से कैलोस बैंड का निर्माण होता रहता है जिससे युग्मक पीछे ना आ सकें। यहाँ देखिए, जैसे जैसे ये नर युग्मक यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से बैंड, कैलोस बैंड बनते रहते हैं, कैलोस की पट्टिकाएं बनती रहती हैं, रास्ता बंद होता रहता है पीछे से। क्यों? ताकि ये वापस ना आ सकें। अगर पराग नलिका सिकुड़ जाए तो ये नर युग्मक वापस ना आ सकें और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया रुक ना सके। तो जैसे जैसे पराग नलिका में नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट आगे बढ़ते हैं भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक की तरफ, वैसे वैसे पीछे से नली में कैलोस बैंड का निर्माण भी होता रहता है। तो अब आप समझ गए कैलोस बैंड क्यों पाए जाते हैं पोलन ट्यूब या पराग नलिका में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एनिमेशन की सहायता से बहुत अच्छे से समझा। मैंने बहुत कोशिश की है और बहुत मेहनत की है इस वीडियो लेक्चर पे, ताकि आपको ये पूरा फिनोमिना समझ में आए। अगर आपको एनिमेशन के द्वारा ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सारे बच्चे इसे आसानी से समझ सकें। आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ने वाले हैं भ्रूणपोष के निर्माण के बारे में, भ्रूण के बारे में यानी एम्ब्रियो के बारे में, सीड एंड फ्रूट, बीज व फल के बारे में, और लास्ट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 2 12th बायोलॉजी से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो जब तक अगले वीडियोज़ आते हैं तब तक आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।